को बढ़ावा देने के लिए निजी बिल्डरों, प्राइवेट सेक्टर के लिए ये कंपलसरी किया जाएगा कि वे अपने वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी अब हमारे ड्राफ्ट रूल्स लागू होने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 20,000 मीटर की जो ये रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ से जो कचरा होता है या जो 100 किलो कचरा उत्पादन होता है या 4,000 लीटर से ज़्यादा जो वाटर वेस्ट है, उनको सबको इसको रिसाइकल करके देना होगा। उसके प्रावधान मंत्रालय की वेबसाइट पे भी है, माननीय सदस्य को भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धन्यवाद मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैंपा फंड के अंतर्गत 84,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है, लेकिन इनका यूटिलाइजेशन सुदूर वनों में वृक्षारोपण के लिए किया जाता है, जिसका लाभ प्रदूषित शहरों के निवासियों को प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिल पाता। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कैंपा नियमों में संशोधन करेगी। इस राशि का एक निश्चित भाग नॉन अटेनमेंट शहरों के भीतर मियावाकी मेथड से अर्बन माइक्रो फॉरेस्ट विकसित करने के लिए आरक्षित करेगी, ताकि कंक्रीट के जंगलों के बीच में ग्रीन स्पेसेस का डेवलपमेंट हो, जिससे प्रदूषण कम हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में हरित आवरण को बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है और इस हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कैंपा की राशि का भी उपयोग किया जाता है। जैसा कि माननीय सदस्य ने विषय रखा था कि नगरीय क्षेत्रों में इसके लिए क्या प्रावधान है। नगरीय क्षेत्रों में हमने नगर वन का प्रोविज़न किया है। मंत्रालय को अगर नगर वन का प्रस्ताव भेजा जाता है तो कैंपा के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में नगर वन के लिए हम लोग ये कार्य करते हैं। इसको नमो वन के नाम से भी अब हम लोग विस्तृत कर रहे हैं। देश में लगभग 300 से ज़्यादा नमो वन हमने बनाने के कार्य किए हैं। अगर कोई माननीय सदस्य के और किसी भी सदस्य के, यहाँ बैठे हुए सभी सदस्यों से कहना चाहूँगा कि अपने संसदीय क्षेत्र का कोई प्रस्ताव अगर वो राज्य सरकार के द्वारा अनुशंसा कराएंगे तो हम सब मिलकर हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे कैंपा के अंतर्गत। श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, धूल बैठने के नाम पर हम टैंकरों से लाखों लीटर साफ पानी सड़कों पर बहा रहे। ये तरीका न केवल खर्चीला है बल्कि पूरी तरह से बेअसर भी है, क्योंकि धूप निकलने की पानी सूख जाता है और धूल फिर से उड़ जाती है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि दुनिया भर में ऐसे डस्ट प्रेजेंटेंट यानी विशेष लिक्विड इस्तेमाल होते हैं जो हवा से नमी को सोख कर धूल को घंटों तक दबाए रखते हैं। मेरा प्रश्न ये है, मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ये ऐसे सुरक्षित और इको फ्रेंडली केमिकल की कोई नामक सूची, स्टैंडर्ड लिस्ट तैयार की है, और क्या सरकार नगर निगमों को यह सख्त निर्देश देंगी कि वे बहुमूल्य पानी की बर्बादी बंद करें और इस वैज्ञानिक विकल्पों का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। महोदय, एनकैप के अंतर्गत हम लोग इस पे धूल नियंत्रण के लिए सिटी स्पेसिफिक प्लान बनाने की बात करते हैं। सिटी स्पेसिफिक प्लान का अर्थ ये है कि आपके क्षेत्र की आवश्यकताओं के हिसाब से आप ग्रीनिंग का कार्य करें। मुझे लगता है इसका एक अच्छा उदाहरण हम ये भी हमने कई शहरों में किया है कि जो झाड़ियां हैं, बुशेज हैं, उनको लगाने से नियंत्रण है। दूसरा, जो छोटी बस्तियां हैं वहाँ पर अंतिम छोर तक उसको पक्का करने की व्यवस्था है, पेड़ लगाने की व्यवस्था है। सिटी स्पेसिफिक प्लान के अंतर्गत इस कार्य को किया जाता है। और उसके साथ ही साथ आज के समय में जिस तरीके से सड़कों का निर्माण हो रहा है, इस धूल पर नियंत्रण के लिए जो तक उसको पक्का करने की व्यवस्था है, पेड़ लगाने उसके लिए भी हम लोग सिटी स्पेसिफिक प्लान के अंतर्गत इस कार्य को किया जाता है हमने। और उसके साथ ही कॉर्पोरेशन हैं उनको मैकेनाइज स्वीपिंग के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य किया, जिससे धूल पर नियंत्रण प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 31 श्री बस्तीपति नागराजू। क्वेश्चन नंबर 31 सर। उनको मैकेनाइज स्वीपिंग के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य किया, जिससे धूल पर नियंत्रण प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर India's infrastructure. The Sports Authority of India Center in Kurnool. नागराजू। Question number 31 sir. But lacks of उनको मैकेनाइज स्वीपिंग के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य किया, जिससे धूल पर नियंत्रण प्राप्त to हो ensure the growth of Question number India's 31. infrastructure. The Sports Authority of India Center in Kurnool. नागराजू। Question number 31 sir. But lacks of उनको मैकेनाइज स्वीपिंग के लिए प्रोत्साहित करने का is already submitted to the ministry. In this regard, considering the increased allocation to the sports ministry in the current budget, I would like to ask the minister whether this project will be approval for the development of sports ecosystem in Kurnool. Thank you, sir.
माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने खेलो इंडिया सेंटर के बारे में प्रश्न पूछा है। देश में कुल मिला के 1067 खेलो इंडिया सेंटर है। खेलो इंडिया सेंटर पर लोकल स्कूल गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, उसमें से जो टैलेंट निकलती है, ये टैलेंट को वहाँ से आइडेंटिफाई करा जाता है और उसको नर्चर करा जाता है। और हर स्टेट में एक खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस है। खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्टेट में जो आइडेंटिफाई टैलेंट है उसको वहाँ रखा जाता है, नर्चर करा जाता है। माननीय सदस्य ने जो कहा है, एक स्टेट में एक खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस में उसको खेलने के लिए विशेष तालीम दी जाती है। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों का कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अश्विनी वैष्णव। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of the detailed demands for grants, Hindi and English versions of the Ministry of Railways for the financial year 26-27. आइटम नंबर 3 श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। With your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Ministry of Education, as mentioned against the name of my colleague Shri Jain Chaudhary, as per the today's revised list of the business. Thank you, sir. आइटम नंबर 5 श्री पंकज चौधरी जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 5 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री शोभा करंदलजे। अध्यक्ष जी, आज का आपका अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरा नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 7 श्री कीर्ति वर्धन सिंह। Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, as mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 8 श्रीमती रक्षा खड़के। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper as shown against my name at serial number 8 in the today's revised list of business. इसको रक्षा खड़ से कर देना। आइटम नंबर 9 श्री सुकांत मजूमदार। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 9 of today's revised list of business. आइटम नंबर 10 श्री किरण रिजिजू जी। अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 14वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 11 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, I rise to move the following: that this House do agree with the 13th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 29th January 2026. प्रश्न है कि सभा 29 जनवरी 2026 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 13वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विरुद्ध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित हुआ। हर बात में ना कहने की आदत है क्या? माननीय संसद सदस्यों, गंभीरता से हाँ या ना किया करो, पूरी बात को सुना करो। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की है, मैं उन सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वो व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं।
आइटम नंबर 13 राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव श्री सर्बानंद सोनोवाल। Respected Speaker, sir, I beg to move the following: that an address be presented to the President in the following items: that the members of the Lok Sabha assembled in these sessions are deeply grateful to the President for the address which she has been pleased to deliver to both houses of the Parliament assembled together on January 28, 2026. Sir, I realize that when I am asked by my party to move the motion of thanks to the President's address, it is a matter of immense honor and rare privilege that has been bestowed upon me. Speaker, sir, the address of the Honorable President of India to the joint session of Parliament has been a remarkable one. It is the first in the new quarter of the 21st century, setting the stage for the next 25 years of our nation journey. A crucial quarter century when an aspirational nation surges ahead towards development, a Viksit Bharat. A decisive quarter centuries when an ambitious... एक सेकंड। माननीय सदस्य, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह अपने अपने आसन पर विराजें, बातचीत न करें। Respected Speaker, sir, a decisive quarter century when an ambitious nation races ahead towards self-reliance and Atmanirbhar Bharat. Speaker, sir, it is noteworthy to mention certain important facts regarding the recent President's speech. It was delivered by the first ever President of India belonging to the Adivasi community. It was delivered by the second ever Mahila President of our nation. Most importantly, it was delivered by the youngest Indian to become the President of a nation with the largest youth population in the world. These are not a string of happy coincidences. These are the manifestation of a great nation on the move towards regaining its past glory, our ancient virasat. These are the deliberate and decisive strategy of the largest democracy of the world on its journey towards a fair, equitable, and free society. The President's address was all-inclusive and provided an inspiring vision for the future of our nation. It showcased our government vision for social justice, inclusive growth, and its firm commitment towards building a Viksit Bharat. As a member of the tribal community from the northeastern state of Assam, I feel extremely proud about the inclusive and equitable opportunity of growth and development granted by this government to each and every member of our society, whether they be Dalit, Adivasi, Garib, Mahila, Yuva, or Annadata. Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas is not merely a slogan, but a guiding principle put to practice every moment by this government. Honorable Speaker, sir, the idea of our nation as a strong, self-reliant, developed nation is taking shape and decisively. Few centuries ago, India had drifted far from its golden era. Foreign invasion, plunders, exploitative colonial policies had left the country suffering with poverty and hunger. Sahitya Samrat,
Bankim Chandra Chattopadhyay in book The Vision of a Prosperous India, driven by his belief that no matter how great the challenges, India could revive its golden age. And thus he gave the clarion call, Vande Mataram. This is the essence of Vande Mataram, Ma Bharati, the eternal idea of India. This century would be known as Ma Bharati's centuries of inclusion. This century would be known as Ma Bharati's century of equitable justice. This century would be known as Ma Bharati's centuries of Vikas. This century would be known as Ma Bharati's century of Atmanirbharta. Honorable Speaker, sir, the Honorable President address to the Parliament is not merely a recounting of governmental achievement. It is a powerful narrative of a resurgent civilization marching confidently towards its destiny. Under the leadership of visionary Prime Minister Sri Narendra Modi ji. To understand this address, one must understand context. Before 2014, during Congress-led government, India suffered from policy paralysis, corruption-driven governance, delayed project, disconnected region, and worst of all, low national self-confidence. After 2014, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister, India shows decisive leadership. Since 2014, India has embarked upon a journey of rapid growth and all-round progress with particular emphasis on Baba Saheb Ambedkar's ideal of equality and social justice. A new way of good governance has swept the nation since 2014. Clarity and decisiveness are the hallmark of governance today. The soaring vision of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji have placed the nation at an inflection point for speedy development and prosperity. Policies once considered impossible are now changing the socio-economic landscape of our nation. From being a part of the fragile 5 economies of the world in 2014, we have today, in 11 years of rapid growth, become the 4th largest economy of the world. Modi hai to mumkin hai. Honorable Speaker, sir, today India is the 4th largest economy in the world. This did not happen by chance. It happens because of politically strong will, economic clarity. We are now confidently marching towards Viksit Bharat. India remains the fastest growing major economy despite global crises like pandemic, conflict and supply chain disruption. The address highlighted historic tax reform, the exemption of income tax up to 12 lakhs, and next generation GST reform which have saved citizens 1 lakh crore. Inflation, which used to about 9% and one stage even crossed double digit during the UPA regime, fell to a remarkable 4.6% in the fiscal year of 2024-25. Earlier government used crisis as excuses. This government used crisis as a catalyst. Honorable Speaker, sir, Digital India is not about apps. It is about empowerment. Speaker, sir, 44 lakhs crore transferred directly through DBT and 25 crores people lifted out of multidimensional poverty, and nearly half of the global digital transaction happening in India, and UPI becoming a global benchmark. Earlier, file moved slowly, money leaked fast. Now, under NDA regime, file moved digitally, money reaches beneficiary directly. Honorable Speaker, sir, social justice for this government is not about slogan. It is about dignity, delivery and direct access. For employment and development in rural area, a law named Viksit Bharat Jiramji has been enacted. This new law will ensure 125 days of guaranteed employment in villages. At the same time, it will ensure stopping corruption and leakages,
for which government has been making efforts since long. More than 4 crores Pakka houses have been constructed for the poor, giving not just shelter, but security and self-respect. More than 12.5 crores households through the Jal Jeevan Mission now have tap water connection, transforming health, hygiene, and daily lives of women. Sanitation coverage has been expanded on an unprecedented scale, ensuring that dignity is no longer a privilege. Through Ayushman Bharat, crores of economically vulnerable citizens now have access to free quality health care and without fear of catastrophic expenditure. The focus on the marginalized, whether through the PM Janman scheme for our tribal brothers and sisters or the establishment of Ekalabya Model Residential School, demonstrate that our democracy is delivering for those who need it the most. Equally inspiring is the emphasis on Nari Shakti with the empowerment of over 2 crore Lakhpati Dedis, women from self-help group who have crossed the thresholds of poverty to become symbol of prosperity. Honorable Speaker, sir, at this juncture, I am compelled to contrast the era of transformation we witness today and with the dark decades of despair that preceded it during the UP regime. During the previous Congress regime, our nation endured an era defined by scam and scandal, be it the 2G Spectrum scam, the coal scam, and the Commonwealth Games scam. This episode drained the exchequer and tarnished India's global image. Corruption was rampant. Middlemen dictated the destiny of the poor. In sharp contrast today, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister, India has entered an era of integrity and empowerment. Honorable Speaker, sir, as a proud son of Northeast, I now stand before you to recount the remarkable journey of transformation that our nation, particularly in the Northeastern region, has witnessed over the last 11 years under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Every morning, India awakens in dawn, a small town in the Northeast that greets the nation with its first sunrise. Yet, for decades, this very region remained in darkness, neglected and ignored, especially by successive Congress governments that ruled at the center for nearly 6 decades. Earlier, Congress party always used to take the tea community in Assam for granted. They were only honored with pair of dhuti and kambal, that is blanket. But our beloved Prime Minister Modi ji has given highest respect to the emotion and sentiment of our brother and sister of tea garden. साई बागान की हमारे मजदूर भाइयों को परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से इज्जत दी है, जिस हिसाब से उनके विकास के लिए मदद की है, ये ऐतिहासिक कदम है और इसलिए हमेशा हमारे देश इस बातों के लिए याद रखेगा, क्योंकि जो व्यक्ति गरीबों के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है, जो मेहनत करते हैं, जो गरीबों के लिए कार्यक्रम लाते हैं और गरीबों के लिए सामाजिक न्याय के लिए मजबूत कदम उठाते हैं, वही है मेसिया ऑफ द पुअर पीपल. This is what Honorable Prime Minister is doing in the last 11 years for the people of Northeast and people of the country. Today, who thought that one day the narrow roads within tea garden will be constructed, pregnant women will be receiving ex gracias. Today, model schools have been constructed under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Bank account have been opened for every tea garden worker for direct benefit transfer. Earlier, continuing the colonial practice during the Congress regime, my dear workers have said that Darmaha Jhukek Jaboi. Sir, during that time this tradition ऐसा था कि तनख्वाह लेने के लिए ऐसे झुकना पड़ता था और आज हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना के जरिए बैंक का अकाउंट असम के अंदर 8 लाख हमारे
चाय बागान के मजदूर भाइयों के लिए वो व्यवस्था की गई है, जिसके वजह से आज उनकी तनख्वाह थ्रू डीबीटी के जरिए 100% इज्जत से मिलता है। Earlier, continuing the colonial practice during the Congress regime, they had to suffer a lot today. Today, particularly, we all know that the more than 12 crores tribals living in the country, and Honorable Prime Minister, for the first time in the history of 70 years of Indian independence, in memory of the great Bhagavan Birsa Munda, the Janajati Gaurav Divas has been celebrated across the country. So this is a great honor to the tribal people in the country. And that is how Honorable Prime Minister is always working hard, day and night, for the upliftment of the status of the backward people in the country. And I believe that is why he has been successful lifting the more than 25 crores poor people from the poverty line. So this is the historic milestone, and he has created because of his good governance, because of his honesty, because of his commitment, because of his Rashtra Bhakti. Speaker, sir, the Honorable Prime Minister has rediscovered the unsung hero of our country, whose effort in shaping our nation's destiny has been totally forgotten during Congress regime. During our time, the nationwide celebration of Bhagavan Birsa Munda birth anniversary has started. Honorable Speaker, sir, unlike BJP, for Congress, development is always measured against electoral arithmetic. Because of the Northeast carried fewer parliamentary seats, Congress used to cast aside aspiration of the Northeastern region. As a result, since independence, the people of the Northeast were compelled to fight for their identity, for their existence, and for their survival, a struggle born of indifference and apathy of successive Congress government who ruled the country for over 6 decades. Honorable Sir, we all know that during the partition era, several top Congress leaders, most notably Jawaharlal Nehru, initially accepted the cabinet mission plan of 1946, which proposed grouping this region with East Bengal, later East Pakistan, disregarding the strong opposition of the people here who feared losing their distinct identity. It was Mahatma Gandhi who stood firm, urging Gopinath Bordoloi to launch a satyagraha to safeguard Assam interests. That episode left a deep wound in the heart of our people, a wound that successive Congress government did little to heal. This neglect was felt most painfully during the 1962 India-China War, when our people stood exposed and abandoned. On November 28th, following the fall of Bomdila, Prime Minister Nehru addressed the nation over All India Radio, saying his heart went out to the people of Assam. This is how Congress treated the people of Assam, and this is the Congress who always look for power, not for the people. So that has always been, this is the Congress dirty design, cruelty, and that is how Congress put the entire most potential zone of the country under darkness. But to our people, those words symbolize not empathy, but indifference, reinforcing the painful belief that the Northeast was left to fend for itself. In the mid-1950s, the people of Assam were compelled to launch a massive movement against center's indifference to their demand for an oil refinery. आपको सर मैं बताऊं, हर चीजों के लिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आंदोलन करना पड़ता था, सड़क में आना पड़ता था, अपने हक के लिए और अपने पहचान को जिंदा रखने के लिए, अपने जमीन जायदाद और अपने जो भी इतिहास को सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस के कार्यकाल में हमारे लोगों को विशेष रूप से कभी भी उन्होंने इंसाफ नहीं दी और हमारे लोगों को
मजबूर किया सड़क पे आने के लिए, आंदोलन करने के लिए। और आंदोलन करते करते अपने जो भी इंसाफ के लिए उन्होंने आंदोलन की है वो इंसाफ तो दे नहीं पाए, इसके बदले गोली के जरिए कई लोगों को उन्हें हत्या की है। कांग्रेस का काला जो इतिहास है, ये इतिहास नॉर्थ ईस्ट का लोग, भारत का लोग कभी भूलेगा नहीं। वो कभी भी देशवासियों को, हमारी गरीब जनताओं के लिए कभी इंसाफ नहीं करते। सब उनको सत्ता चाहिए और सत्ता के जरिए देश के खजाना लूटने का उनका जो स्वभाव है, इसके वजह से आज उनके कार्यकाल में 55 साल से अधिक काल उन्होंने राज किया, उसके बावजूद उन्होंने देश को आगे बढ़ा नहीं पाया, देश के विकास के लिए उन्होंने कदम नहीं उठा पाया। लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को भक्ति भावनाओं से सेवा की है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, देशवासियों को कहा कि मैं सिर्फ प्रधानमंत्री के हिसाब से नहीं, प्रधान सेवक के रूप में मैं देशवासियों को मैं सेवा करूंगा। और आज ये साबित हुई, पिछले 11 साल उन्होंने निरंतर मेहनत की, कठोर परिश्रम की, ईमानदारी से सही नीति अपनाया, सही परियोजना उन्होंने हाथ में लिया और सही सेवा करने के लिए सुशासन व्यवस्था उन्होंने लागू किया। और जिसकी वजह से आज सबको इंसाफ मिले, सबको सामाजिक न्याय मिले, सबको आज अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए सुनहरा मौका मिले। यही है मोदी जी का दिल, देश के लिए भक्ति भावनाओं से जो देश सेवा करते हैं उसी को कहता है देशभक्त। और आज मोदी जी ने ये साबित किया, नई पीढ़ियों को भी आज देश सेवा करने के लिए उन्होंने रास्ता दिखाया। और मोदी जी की जो भी कुशल नेतृत्व ने आज देशवासियों को विशेष रूप से आत्मविश्वास जगाया और ये देश मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से विकसित भारत बनने जा रहा है। ये निश्चित है। हर कार्यक्रम आज जिस हिसाब से सफल हो रहा है आप लोगों ने खुद देखी है। और आज कांग्रेस का हमारे जो भी माननीय सांसदगण बैठा है उनको भी महसूस होना चाहिए। आप मोदी जी की इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का साथ आप जुड़ जाइए। आपके मन में जो घृणा, आपके मन में जो नफरत है, ये नफरत से आप कभी भी अपने आप को बदल नहीं सकते और आपका कभी भी जनता आपको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो भी कला इतिहास है, इस इतिहास को कभी जनता भूलेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि आज परम आदरणीय हमारे सभापति महोदय को आज मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज देश के हर वर्गों के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं, जो कार्यक्रम रचना की गई है, सुशासन व्यवस्था के जरिए हर कार्यक्रम को सही समय पर लागू होने के वजह से सबको इंसाफ मिला है। और आज विद्यार्थी हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो या हमारे मजदूर हो, सभी वर्गों को आज जिस हिसाब से अपने जीवन को सजाने के लिए मौका मिले हैं, इसके वजह से आज देश शक्तिशाली हुई है। आप किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, चाहे डिफेंस सेक्टर को ले लीजिए, चाहे पेट्रोलियम सेक्टर, चाहे शिक्षा विभाग ले लीजिए, चाहे खेल विभाग ले लीजिए, हर विभाग में जिस हिसाब से देश तरक्की करने लगा है। और खास करके मोदी जी ने साबित किया, कठोर परिश्रम अगर ईमानदारी से किया जाए, सही नीति, सही नियत अगर आप बना सकता है तो निश्चित रूप से आपने जो लक्ष्य तय किया है, इस लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं। और ये साबित हुई है। आज हमारे देशवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्य मानता हूं, इसलिए मुझे मोदी जी के नेतृत्व में देश सेवा करने के लिए मौका मिला है। पहले पॉलिटिक्स के सिलसिले में लोगों का जो गलत फहमी थी, खास करके पॉलिटिक्स में जो भी आता है वो वादा करते हैं, वादा नहीं निभाती है। लेकिन मोदी जी ने कहा, मैं जो कहूंगा उसको करके दिखाऊंगा, और करके दिखाया है। आप लोगों को सीखना चाहिए, सिर्फ नफरत भावना फैलाने से नहीं होगा। अगर आप भारत को भक्ति करते हैं तो आप जुड़ जाइए हमारे विकास यात्रा में, जुड़ जाइए। इसलिए परम आदरणीय सभापति महोदय, हमारे आज
खास करके मैं पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय की मंत्री होने के नाते एक बात तो मुझे कहना ही होगा कि उसी मंत्रालय को 2014 तक कांग्रेस सरकार ने कभी भी उसको मान्यता नहीं दी। इसकी वजह से पोर्ट शिपिंग वाटर में बचे हुए शक्ति, संपदा और संभावना को वो पढ़ नहीं पाया, और अगर इसको पढ़ लिया होता, अनुसंधान और सही उसको अगर अध्ययन किया होता, तो मुझे लगता है कि वो भी आज जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग हम लोगों ने कार्यक्रम रचना की है, वो भी कार्यक्रम ले पाते और देश का विकास होते। लेकिन उन्होंने इस विभाग को कोष मान्यता नहीं दिया, और पिछले 11 साल के अंदर जो भी व्यवस्था खड़ा की गई है, सागरमाला प्रोग्राम हो, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 हो, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 हो, इस विजन के जरिए उस विजन को हम कैसे जमीनी हकीकत से जोड़े और विकास यात्रा में इस विजन के जरिए कैसे देश को हम विशेष रूप से सहयोग करें, मुझे लगता है इसके लिए आस आपने खुद देखी है कि मैरीटाइम नेशन होने के नाते परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये लक्ष्य तय की है, अगले 2047 तक भारत विश्व का टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशन बनेगा। और इसके लिए मैरीटाइम वीक जो भी आयोजन की थी और इसके जरिए लक्ष्य तय की गई है, अगले 25 साल के अंदर हमारे इस सेक्टर में 80 लाख करोड़ का निवेश होगा, 80 लाख करोड़। दिस इज द पावरफुल विजन डेवलप्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ऐसा पावरफुल विजन अगर आप बनाया होता तो आप भी 55 साल में बहुत कुछ कर सकते थे, आप विफल हुई। लोगों ने इसलिए आप लोगों को इतिहास समझा, अभी आप लोगों को इतिहास समझा, आपको अभी किसी भी प्रदेश में आपका जगह नहीं रहा। तो इसलिए परम आदरणीय सभापति महोदय, मैं तो इतना ही कहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में, परम आदरणीय सभापति महोदय, हमारे नॉर्थ ईस्ट में हमारे असम के अंदर, अरुणाचल के अंदर, आप 8 प्रदेश को आप लोग एक बार जाइए, खुद देख के आइए आपके कार्यकाल में क्या हालत थे और आज क्या हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, क्या बदलाव हुआ है। और आज इसलिए 70 बार से अधिक परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट दौरा किया है। मोर देन 70 टाइम he has created history in the 70 years of Indian independence, but you have failed to do so, and you have given a person from Assam to the post of prime ministership for 10 years. But during that time, you have totally failed to deliver goods to the people. But in return, Honorable Prime Minister, in the brief period of 11 years, he could able to give everything. Biggest fertilizer plant, biggest refinery, biggest IM and AIMS and hospital, industry, and all kind of support. Even he has given highest respect to the culture of Assam and Northeast. Highest respect. आप नॉर्थ ईस्ट का गामोसा को ले लीजिए, साथ साथ में हमारे नॉर्थ, हाँ आपने तो गामसा तो फेंक दिया आपका नेता ने, आपको समझ में नहीं आया। ये हमारे गामसा में आप सुन लीजिए, इतिहास को स्मरण कीजिए। जब महात्मा जी असम गए थे तो उन्हें गामोसा देख के उन्होंने कहा था, इस गामोसा में हमारी असमिया का जो महिला अपना सपना को रचना करते हैं। तो आपने इतने बड़े एक वस्त्र को आपने कभी भी आपने पढ़ नहीं पाया, सीख नहीं पाया, क्योंकि आपने हमारे विरासत के बारे में आपका कुछ भी ख्याल नहीं है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, विकास भी विरासत भी। अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, अपने पुरखों को भूलना नहीं चाहिए, जिन्होंने आज से हजारों साल पहले देश के लिए जो मेहनत की है, जो त्याग की है, उनको अगर आप भूल गए तो आप भविष्य कभी निर्माण नहीं बना सकते। कभी भविष्य आपको आप
बढ़िया से नहीं सजा सकते। तो इसलिए आज जो भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने कदम उठाए हैं, डॉक्टर भूपेन हजारिका सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, दुनिया का एक बड़े कलाकार है। अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एवरीवेयर ही इज हाईली रेस्पेक्टेड। लेकिन भूपेन दा को कभी भी उन्होंने इज्जत नहीं दिया। बार बार असम में लोगों ने कहा भारत रत्न दीजिए, भारत रत्न दीजिए, लेकिन कांग्रेस ने सुना नहीं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप बिना बोले, उन्होंने खुद ने कहा भूपेन दा को भारत रत्न देना चाहिए। यही है बीजेपी सरकार की सद्भावना और इज्जत देश के लिए। असम हो या नॉर्थ ईस्ट हो, देश का अभिन्न अंग है और भारत को दुनिया में मजबूत बनाने के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए असम और नॉर्थ ईस्ट की जवानों ने कई बलिदान दी है। और इसलिए स्वतंत्रता संग्राम में भी असम का जो भी वहाँ योगदान है, जो भी वहाँ कंट्रीब्यूशन है, ये आप सबको अध्ययन करना चाहिए, इतिहास को स्मरण करना चाहिए। तो ये ऐसा एक प्रांत, जिस प्रांत को आप तो पहचान नहीं पाया, लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा ये देश के अस्थल भी है, देश के अस्थल भी है। और अगर असम नॉर्थ ईस्ट विकास होगा तो देश विकास होगा। नॉर्थ ईस्ट अगर आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट की सभी 5 करोड़ जनता आप मोदी जी को अपना खुद का मानता है, खुद का मानता है। और आज मोदी जी ने अपने कठोर परिश्रम और ईमानदारी से जो भी काम की है देश में, इसलिए आज देश का सबसे प्रिय नेता बन चुका है। और दुनिया में भारत का जो नाम जिस हिसाब से रोशन की गई है, दुनिया में पहले विकसित देश भारत का राष्ट्रप्रधान से बड़े इज्जत से बात नहीं करते थे, लेकिन आज किसी भी मंच में बोलिए, अमेरिका हो, चाइना हो, जर्मनी हो, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ही इज हाईली रेस्पेक्टेड लीडर इन द वर्ल्ड and he can bring solution to any kind of global situation. So this is the power of Modi's vision, this is the power of his leadership, this is the power of his commitment, this is the power of his dedication, this is the power of his devotion, and this is the power of his decency and discipline of life. So I believe अगले दिनों के लिए हमारे नई पीढ़ी, विशेष रूप से हमारे भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली विकसित देश बनाने के लिए अगले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में जोड़ने के लिए सब लोगों ने अभी मन बनाया है। देश का हर नागरिक का आज जिस हिसाब से आत्मविश्वास दुगुना हुई है, तो मुझे लगता है कि ये दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का सबसे पावरफुल विकसित राष्ट्र बनेगा और आत्मनिर्भर बनेगा। आप देख लीजिए, शिपिंग सेक्टर में पहले क्या होते थे, शिपिंग सेक्टर में अपना जहाज ना होने के वजह से हमको विदेश का जहाज लाना पड़ता था और हर साल 6 लाख करोड़ हमको पैसा उनको देना पड़ता था। इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि देश की इतने बड़े हमारे रकम हम जब विदेशी कंपनी को देते हैं तो देश का कितना नुकसान होता है। इन बातों को परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गंभीर रूप से उपलब्धि किया और आज शिप बिल्डिंग में उन्होंने स्पष्ट किया है कि देश में जहाज बनेगा, हम दुनिया को बिकेंगे, हम खरीदेंगे नहीं। ऐसा एक शक्तिशाली मन बनाया और उन्होंने इसके लिए बजट में पॉलिसी अनाउंस किया और आज स्पष्ट हो गया। और कल ये भी कहा गया है कि कंटेनर देश में ही बनेगा, हम कंटेनर खरीदेंगे नहीं। तो हर चीजों में, चाहे डिफेंस प्रोडक्ट हो, चाहे अदर प्रोडक्ट हो, मोबाइल हो, व्हीकल हो, इन एवरी सेक्टर्स इंडिया इज गोइंग टू बिकम सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट स्पष्ट है। तो इसलिए मैं तो चाहूंगा कि आज परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने जो भी अभिभाषण यहाँ पेश की है, आप सबको स्वागत करना चाहिए, मिल करके स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये जो उन्होंने जो भी अभिभाषण दी है, इस अभिभाषण में वो सभी है, विकास के सभी है, स्पष्ट हुई है, देश के विकास कैसे हुई है इसका एक तस्वीर उन्होंने यहाँ पेश की है। स्पष्ट है, ये मान लेना चाहिए। आप विपक्ष में हो तो क्या हो, देश के लिए आपको भी प्रतिबद्ध होना चाहिए।
होता है कि नहीं, क्यों नहीं होते? आप मन बनाइए। और आप जो भी आप देखिए, एक बात मैं कहूं, घृणा, सुन लीजिए माननीय सभापति महोदय, घृणा, कपट, अहंग, दुश्मनी, भेदभावना, ये जहर है, जहर। इसको लेके मत घूमिए, इसके बदले आप बनिए सकारात्मक। सर्बानंद सोनोवाल जी, एक मिनट। प्रसून बनर्जी जी, मिस्टर प्रसून बनर्जी, मिस्टर प्रसून बनर्जी, मिस्टर प्रसून बनर्जी, I think so it is not fair that you are standing opposite to the chair. What do you are doing? You are sitting. If you want to make any gossip, so I think so kindly you go outside. माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे इस पवित्र सदन में जो भी सदस्य है, चाहे हमारे तिजोरी बेंच में हो या विपक्ष में हो, देश के विकास के सिलसिले में सबको एक साथ जुड़ जाना चाहिए। और नहीं, देखिए असम का प्रतिनिधि कैसे रहेंगे? अब तो असम में ऑनेस्टली स्पीकिंग कांग्रेस का कोई जगह ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट पे कोई कांग्रेस का जगह ही नहीं है। उनका जो भी आपको करना था आपने 55 साल में किया है, आपका चेहरा उभर के आया है। आपको असम और नॉर्थ ईस्ट का लोग शुभचिंतक नहीं मानते, दिल से निकाल दिया है। आप लोगों ने बहुत नाइंसाफी की है, बहुत अपना अन्याय की है, और नॉर्थ ईस्ट का खजाना को लूटा है आपने। You have looted the property of the entire North East. That is why you have deprived the people's right, and that is why you are always rejected, not accepted. You will always be rejected. That is clear. No point putting your effort in the northern state in any election. Honorable Prime Minister is so lovable personality, not only in North East, but entire country, entire world. So that is the very clear indication that you should all come forward and join hands in the development yatra. है ना? और मैं इसी शब्दों का साथ माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदया ने जो भी अभिभाषण पेश की थी, मैं इनकी समर्थन के लिए सब लोगों से आग्रह करता हूं, आप भी साथ दें। इसी शब्दों का साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। श्री तेजस्वी सूर्या जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के संदर्भ में माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा दिए गए प्रस्ताव को समर्थन देने के लिए मौका दिए हैं। मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, दिस इज द 12th year of the Narendra Modi government, and the first speech of the Honorable President to this august House in the second part, the most important part of the Amrit Kal, the 2 decades that are the most important to lay the foundation for a Viksit Bharat. This speech of the Honorable President comes at a time when India today, despite the global economic slowdown, is the world's fastest growing large economy. It comes at a time when India has lifted 25 crore people out of poverty. It comes at a time when our people are given wings to their aspirations. It comes at a time when the youth of India, the Yuva Shakti, are being empowered to be the future torchbearers of this hoary, great civilization. Adhyaksh ji, in the last 12 years, the popularity and political capital of our government and our Prime Minister is on a constant increase.
And 12 years is a very long time in a competitive democracy like ours. In the same 12 years, many other democracies have seen many leaders come and go. We have seen how in United States, in United Kingdom, in Japan, in Italy, in many countries where, like us, we have a thriving democracy, many leaders have come and gone. But it is to the testament of the Prime Minister's dedication, his delivery of governance, that not once, not twice, but consecutively, third time the Prime Minister has been re-elected to office with thumping majorities, and our popularity and political capital is only increasing. अध्यक्ष जी, मैं कल राष्ट्रपति जी के अभिभाषण जब मैं पढ़ रहा था, स्वाभाविक तौर पर मुझे लगा कि पिछले 10 साल से पहले, क्योंकि पिछले 10 साल के अभिभाषण में हम सब भाग ले चुके हैं, यहाँ पिछले 5 साल में यहाँ बैठकर सुनने का मौका जनता ने मुझे दिए है। लंबी सफर पूरे देश पिछले 10 साल में हम किए हैं। स्वाभाविक रूप से मैं यूपीए की कालखंड के राष्ट्रपति के अभिभाषणों को मैं एक बार देख रहा था। To put into context the journey of development the country has done in the last 10 years, I went and read the 10 speeches of the Honorable President delivered during the 10 years of the UPA. और अध्यक्ष जी, मैं उन सभी भाषणों के एक-एक, 2-2 साल आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, because that will be a stark example, a reminder to the country of what was a lost decade of opportunity and what is today a decade of transformation under Narendra Modi. अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा चेंज जो पिछले 10 साल में देश में हुआ है, वो ये है कि पिछले 10 साल में राष्ट्रपति जी के हर अभिभाषण में करप्शन के स्कैम्स के या स्कैंडल के एक उल्लेख का भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव डिलीवर्ड द मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट इंटीग्रेट गवर्नमेंट इन द लास्ट 10 years. दिस हैज बीन द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट. अध्यक्ष जी, मैं आपको 2011 का राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का एक वाक्य पढ़ना चाहता. This is what the Honorable President said in her address. There has been a grievance in some quarters that the benefits intended for the poor through anti-poverty programs have not reached them in full measure. ये 2011 में बजट भाषण में राष्ट्रपति जी ने कहे थे. करप्शन का सबसे बड़ा बोझ, करप्शन का सबसे बड़ा नुकसान देश के गरीब को होता था. And contrast it to today, when in 2026, Honorable President says in her address, my government is institutionalizing transparency and honesty in systems. In the last 1 year, my government has provided benefits worth more than 6.75 lakh crore rupees directly to the beneficiaries through direct benefit transfer. 2011 के यूपीए जमाने में राष्ट्रपति जी कहे, she has said that the benefits intended for the poor are not reaching them in the right measure. And here in 2026, the government has delivered 6.7 lakh crore rupees in direct benefit transfers in the account to the people of this country. Adhyaksh ji, the difference is unmistakable. The UPA government acknowledged failure in delivery. The Modi government has ensured delivery with dignity. What was once rhetoric has now become reform. What was once leakage is now replaced with direct benefit transfer. This is the stark example between UPA and today's era of good governance. Adhyaksh ji, the other most important aspect of contrast lies in how the earlier government handled the country's economy. UPA के 10 साल हाई इन्फ्लेशन के और लो ग्रोथ के 10 साल था. पॉलिसी पैरालिसिस के 10 साल था. और यूपीए के 10 साल के आप जब भाषण देखते हैं अध्यक्ष जी, मैं तो हैरान हो गया देख के. हर भाषण में फेल्यूर का एक्सप्लेनेशंस होता था,
फेल्योर के एक्सक्यूजेस होता था। मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं 2009 के भाषण, राष्ट्रपति जी का 2009 के भाषण में कहा जाता है, इंडिया इज फेसिंग अ लो ग्रोथ, इट विल रिक्वायर मीटिंग द चैलेंज of restoring economic growth, which is now hurt by global economic slowdown, back to a higher growth path. High growth is necessary to provide government the capacity to expand opportunities for employment. ये 2009 का acknowledgement है। 2010 में did things change? In 2010 the president says the current financial year is expected to see a slowing down of growth on account of the global recession. ये 2010 का। 2011 में लो ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन तो कॉमन बन चुका था, रूटीन बन चुका था, एंड 2011 में पुनः जिक्र होता है, we have gone through a difficult year for our country. Inflation has become a problem in the past year. 2009, 2010, 2011, the same script continues. 2013 में ये देखिए अध्यक्ष जी, we are burdened by gathering anxieties about economic slowdown, job security, employment prospects. People are concerned about the security of our women and children. The past year has been a very difficult one for the global economy. Europe is in recession. Most emerging markets are growing very slowly. It has been a difficult year for India also. Both global and domestic factors have affected our growth. The Indian economy is currently experiencing slower growth. Real GDP grew by 5.4% in the first half of the current fiscal year. This is significantly lower than the average of around 8% in the last decade. Yet 2013 mein, government puts this on record. Adhyaksh ji, the 10 years of UPA, the entire economic narrative was of slowdown, of inflation, of anxiety, of youth having no jobs, and most importantly, it was a narrative of excuses. मैं आज के अभिभाषण का कॉन्ट्रास्ट आपके सामने रखना चाहता हूं अध्यक्ष जी। Today, the Honorable President has addressed the country and she has said, over the last 11 years, the economic foundation of the country has grown significantly stronger. Despite various global crises, India has remained the fastest growing major economy in the world. India has further improved its record in keeping inflation under control. It is directly benefiting the poor and middle class. As a result of the policies of my government, the income of our citizens has increased, the savings has grown, their purchasing power has also increased. ऐसा नहीं था कि पिछले 10 साल में challenges हम नहीं face किए. We faced a once-in-a-century pandemic, but we did not blame our domestic economic record because of a pandemic. अध्यक्ष जी, मैं कहीं पढ़ रहा था. What is the difference between great leadership and weak leadership? Weak leadership excuse देते हैं. Weak leadership बोलते हैं because of this reason we are not able to do. Great leadership ये होता है, they say despite these challenges we are doing. ये because of और despite of के जो फर्क है, यही बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फर्क है, यही फर्क है नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी के बीच का फर्क है. Despite a global once-in-a-century pandemic, despite disruption of global supply chains, despite unprecedented global economic headwinds, Europe is slowing down today. Emerging economies, developed economies around the world have slowed down today, but we have not made this as an excuse. Despite these challenges, the country is today the world's fastest growing large economy in the world. This is the strength of how we have managed the macroeconomic fundamentals in the last 10 years. And it has come after a lot of hard work. I'll come there, Adhyaksh ji, in the next portion. Speaker, sir, while this was the contrast of the economy, this was the contrast of the corruption and transparency eras, the other very important contrast of the Congress era and the Narendra Modi era of today, it is very important to recollect this because we easily forget the journey that we have made, especially
as a youngster representing a generation that has seen through this, and also speaking for those young people who have perhaps lived through the dangerous decade of the UPA when they were very small, where they were very young, it is very important to recollect the horrendous 10 years so that we appreciate the journey that we have made. Adhyaksh ji, what was the situation of the country's internal security? मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं यूपीए के राष्ट्रपति अभिभाषणों के वाक्यों का। In 2010 ये कहा जाता है, infiltration of terrorists from across the line of control in Jammu and Kashmir has gone up. This is the acknowledgement in 2010. In 2011, did things change? Did the government do anything? In 2011, the government again says, certain parts of the country have suffered from unacceptable high levels of violence, especially areas affected by left-wing extremism and Kashmir Valley. 2012 में पुनः कहा जाता है, the bomb blasts on July 13th, 2011 in Mumbai and September 11, 2011 in Delhi are a grim reminder that terrorist modules continue to be active in the country. In 2011, 18 terrorist modules were neutralized. Terrorism, fundamentalism, ethnic violence and left-wing extremism continue to pose major challenges. ये 2012 का है। क्या 2013 में स्थिति सुधरी? 2013 में पुनः सरकार बोलती है, टेररिज्म की बात कहे तो आपको क्यों ऐसा हो रहा है? टेररिज्म के बाद जब हम बोलते हैं आपको क्या तकलीफ हो रहा है? धीरज दिखाइए, बैठिए, सुनिए, सुनिए, और काफी चीज है, बैठिए। 2013 में क्या स्थिति सुधरी अध्यक्ष? 2013 में, listen to this, some parts of our country have in the recent past witnessed communal incidents. Incidents of left-wing extremist violence have shown a declining trend. The number of deaths in Naxal violence declined from 611 in 2011 to 414 in 2012. Compared with 2011, the number of fatalities in incidents of terrorist violence in 2012 has declined by nearly half. शर्म होनी चाहिए ये लोगों को। अध्यक्ष जी, शर्म होनी चाहिए। ये अपने पीठ तपतपा रहे हैं किस अचीवमेंट पे? That in 2012 the number of deaths has come down to only 400 from 600. This is their achievement. That compared to 2012, compared to 2011, in 2012, the fatalities owing to terrorist attacks has come down by half. ये इनका achievement है। 10 साल कांग्रेस पार्टी इस देश के इंटरनल सिक्योरिटी को इस प्रकार के कॉम्प्रोमाइज कर दिए। This is the certificate. And ये मेरा वाक्य नहीं है अध्यक्ष जी, these are all the statements of their own governments made in this very august house. अध्यक्ष जी, ये 10 साल उनका था। मैं आता हूं अपने 12 साल पे। आपको दिक्कत हो रहा है ना ये सब सुन के? सुनिए और लीडर विल गेट अध्यक्ष जी, 10 साल देश लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से ग्रसित था। देश के कोने कोने में टेररिस्ट अटैक्स होते थे। महिला बच्चे कोई सुरक्षित नहीं थे। दिस वॉज द इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ द कंट्री। और आज माननीय राष्ट्रपति जी उनके भाषण में ये उल्लेख करते हैं, इंडिया हैज प्रूव्ड दैट power can be used with responsibility and prudence. The world has witnessed the valor and prowess of the Indian Defence Forces during Operation Sindoor. Using its own resources, our country destroyed the base camps of terrorists. My government has sent a strong message that any terrorist attack on India will receive a firm and decisive response. The suspension of India's water treaty is also a part of India's fight against terrorism. ये टेररिज्म के लिए, टेररिज्म के सामने भारत की रिस्पांस था, नरेंद्र मोदी के भारत के रिस्पांस ये। अध्यक्ष जी, the other biggest achievement that we have done is the near elimination of left-wing extremism in this country. राष्ट्रपति जी ने उल्लेख करते
In line with the policy of my government, security forces have acted decisively against Maoist terror. Today, the challenge of Maoist terror has been reduced to just 8 districts from 126 districts. Out of these, only 3 districts remain the most affected. That day is not far when the country will witness complete eradication of Maoist terror. मैं देश के युवाओं के ओर से विशेष रूप में माननीय गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं. He has single-handedly, decisively eliminated Maoist terrorism in this country. This is one of the biggest achievements of this government. अध्यक्ष जी, कश्मीर का उल्लेख जब हुआ था यूपीए सरकार के 10 साल के भाषणों में, कश्मीर के उल्लेख जब हुआ था वो टेररिज्म के या वायलेंस के साथ ही हुआ था. पहली बार 2014 के बाद आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहली बार कश्मीर का उल्लेख डेवलपमेंट के साथ, ग्रोथ के साथ और युवाओं के नए शक्ति और विकास के साथ हो रहा है. This is the change in the language of the government, in the speeches that this parliament has recorded. Adhyaksh ji, there is one another important issue that the country must understand. जब इतने सारे अटैक्स होते थे, टेररिस्ट अटैक्स होते थे देश में, कांग्रेस पार्टी का रिस्पांस क्या था टेररिस्ट अटैक्स के विषय पे? मैं बताता हूं आपको क्या था, हैरान हो जाएंगे सुन के. अध्यक्ष जी, our response to terrorist attacks has been clear. When Uri happened, we responded with a surgical strike. When terrorism struck again, we responded with an airstrike in Balakot. Under this very government, we responded with Operation Sindoor. We responded to them in the language that the terrorist attack understands. मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इनके बैठने के अध्यक्ष जी, ये नरेंद्र मोदी सरकार की रिस्पांस थी. कांग्रेस सरकार की रिस्पांस क्या था? कांग्रेस की एक रिस्पांस क्या था टेररिज्म के लिए? अध्यक्ष जी, in 2010 they make a categorical reference towards terrorism in the president's address, and वहां ये उल्लेख करते हैं, our unity and social harmony is the best answer to the terrorists and their divisive designs. Hence, the government is committed deeply to protecting our social fabric and proposes to move the early passage of the Communal Violence Bill 2005 in the session of Parliament. ये क्या बिल था? A bill that presumed guilt on the Hindus of the country. A bill that gave a legal presumption that the majority will be default perpetrators of violence. ये कांग्रेस सरकार ने बोलते हैं 2010 में that this should be the response to terrorists. शर्म होनी चाहिए आप लोगों को. टेररिस्ट के डिजाइन को देश में लागू करने का काम कांग्रेस सरकार ने 2009-2010 में करने का प्रयास किए थे. अध्यक्ष जी, ये सब नेशनल सिक्योरिटी हो गया. अध्यक्ष जी, नेशनल सिक्योरिटी हो गया. नक्सलिज्म के बारे में हम चर्चा की. राष्ट्रपति भाषण के अभिभाषण के नजदीक. अध्यक्ष जी, ये राष्ट्रपति भाषण के उल्लेख हैं. हाँ, वही बोले. अध्यक्ष जी, मैं वही बात कर रहा हूं जो मैं कहा. ये 2010 के राष्ट्रपति अभिभाषण से उल्लेख है. ये उनके स्टेटेड पॉलिसी था. The response to terrorism is not surgical strike. Response to terrorism was a communal violence bill. ये कांग्रेस पार्टी का डिजाइन था. अध्यक्ष जी, हम इकोनॉमी के कंपैरिजन देखे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी लेफ्ट विंग का कंपैरिजन देखे हैं. मैं विमेन रिजर्वेशन बिल पे आता. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. 2009 में राष्ट्रपति अभिभाषण में कहा जाता है, 2009 में अध्यक्ष जी, अर्ली पैसेज ऑफ विमेन्स रिजर्वेशन बिल प्रोवाइडिंग फॉर 1/3 रिजर्वेशन टू विमेन इन स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड इन पार्लियामेंट इज माय कमिटमेंट. 2009 में, 2010 में आएंगे. 2010 में पुनः रिपीट होता है, My government is committed to ensuring early passage of the Women's Reservation Bill.
2012 में पुनः रिपीट होता है। My government has introduced a constitution amendment bill to provide reservation for women. और 2013 में conveniently ये ड्रॉप हो जाता है। 2009, 2010, 2011, 2012 बार बार यही प्रॉमिस दिया जाता है, but promise remains a promise until Narendra Modi comes and promises and delivers on the commitment of women's reservation. ये फर्क है अध्यक्ष जी, यही हालत वन रैंक वन पेंशन का भी हुआ था। इनका सिर्फ रिटरिक है, रिफॉर्म नहीं है, प्रॉमिस है, कभी कमिटमेंट में लागू नहीं होता है। अध्यक्ष जी, मैंने कल कांग्रेस के 2004 से 2014 तक 10 साल के भाषण को पीडीएफ में ओपन करके कीवर्ड सर्च किया। क्या भारत के सांस्कृतिक विरासत के बारे में, अपने सिविलाइजेशन के बारे में, कल्चर के बारे में, अपने मंदिरों के, अपने भाषाओं के, अपने विरासत के बारे में क्या उल्लेख भी किया है क्या? इसको मैंने कीवर्ड सर्च करके पीडीएफ में 10 साल के भाषण को मैंने एक बार देखा। अध्यक्ष जी, यू विल बी शॉक्ड विथ वन, सिर्फ एक जगह पे स्वामी विवेकानंद जी के 150th बर्थ एनिवर्सरी के सेलिब्रेशंस का फुटनोट छोड़ के पूरे 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में भारत के संस्कृति, विरासत, सिविलाइजेशनल वैल्यूज और ईथोस के बारे में जिक्र भी नहीं हुआ। ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ दिस कंट्री। इसका एक मिनट अध्यक्ष जी, एक मिनट। अच्छा, कोई रिकॉर्ड हो तो बोल दो। आप बोलना चाहते हो रिकॉर्ड? नहीं, ये कह रहे हैं जो आरोप लगाया उस पर कोई रिकॉर्ड है तो बोल दो। रूल की छोड़ो, चलिए। अध्यक्ष जी, मैं चैलेंज करना चाहता हूं अध्यक्ष जी। ये ऐसा नहीं है कि ये मेरा घर का कोई डॉक्यूमेंट्स है, ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स हैं। I challenge any MP from the Congress, show one sentence on the civilizational integrity of this country. 10 years. Commitment ही नहीं है। Sir, compare this with Narendra Modi. 2014 में पहली बार जब हम आते हैं, हम देश को वादा करते हैं, we will do technology and we will also improve tradition. ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी दोनों को भारत में कोई इंप्रूवमेंट किए हैं तो भारत में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने। अध्यक्ष जी, हृदय स्कीम 2015। माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्य प्लीज, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मैं आपको, आपकी पार्टी के लोग आपका नाम नहीं देंगे तो भी मैं आपको बोलने की इजाजत 5 मिनट दूंगा। माननीय सदस्य, इनकी बात खत्म कर लें तो। राहुल गांधी जी की पहले अध्यक्ष जी, मैं तो यहाँ हाथ में 10 साल के यूपीए के पूरे स्पीचेस को प्रिंट आउट करके लेकर आ चुका हूं। Sir, honorable speaker has mentioned, Sri Tejasvi Surya has mentioned, from 2004 to 2014 भारत के संस्कृति के ऊपर कोई भी कांग्रेस ने कुछ भी नहीं बोला। सर, पीटी थॉमस, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्रीनारायण गुरु के बारे में और इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन संस्कृति के बारे में जो सिलेबस में उनके लिए जगह होना चाहिए, श्रीनारायण गुरुदेवन जी के बारे में बहुत सारे चीजें बोला है। सर, ऐसे कैसे बोल रहा है कि कुछ नहीं बोला है? हाउ कैन ही से दैट सर? ही इज। माननीय अध्यक्ष जी, अब बैठ जाइए। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानीय सदस्य का ध्यान केरल में है, यहाँ नहीं है। तेजस्वी सूर्या जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अभिभाषण में भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारतीय परंपरा का जिक्र नहीं है। वो किसी कांग्रेस के सम्मानीय सदस्य के भाषण से कह रहे हैं। ये बात कर रहे हैं राष्ट्रपति अभिभाषण की, उनको इतना मालूम होना चाहिए।
को समझाने का प्रयास उन्होंने किए आप हैं। समझाओ, पर सब समझदार हैं। अध्यक्ष जी, मैं एक्सपेक्ट किया था, इसलिए मैं 10 साल के उनके भाषणों के प्रति को मैं प्रिंट आउट करके आ चुका। मैं उनको देता हूं 10 साल के स्पीचेस को आप देखिए लाइन बाय लाइन, अगर आपको मिलता है तो आप देश को दिखाइए। अध्यक्ष जी, कॉन्ट्रास्ट दिस टू व्हाट वी डिड 2015 में नरेंद्र मोदी जी आते ही हम हृदय स्कीम को शुरू किए, हम प्रसाद स्कीम को शुरू किए, टेंपल टाउन्स का डेवलपमेंट हमने किए, स्वदेश दर्शन का शुरू हुआ, एक भारत श्रेष्ठ भारत के कल्पना हमने देश को दी, केदारनाथ धाम 4 धामों यात्रियों के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर की काम की, विश्वनाथ धाम की कॉरिडोर का प्रोजेक्ट हुआ, महाकाल के प्रोजेक्ट हुआ। अध्यक्ष जी, किरीट प्राय के रूप में इन सब को एक ताकत देने के लिए भव्य राम मंदिर का भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। अध्यक्ष जी, ये क्यों महत्व पड़ता है? क्यों महत्व पड़ता है? क्योंकि दशकों तक, सदियों तक भारत कॉलोनाइज्ड हो गया था, और ये कॉलोनाइजेशन के वजह से, क्योंकि ये कॉलोनाइजेशन के वजह से देश में एक प्रकार की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस देश में आ गया। मुझे कहने के लिए अत्यंत गर्व है अध्यक्ष जी, एक देश के युवा होने के नाते, कि इस साल के राष्ट्रपति के अभिभाषण में we have said something that no government in independent India's history has ever said. राष्ट्रपति अभिभाषण में हम बोलते हैं, from the cultural perspective, India is among the richest nations in the world. Through Macaulay's conspiracies, a sense of inferiority was instilled. India is among the richest nations in the world. अध्यक्ष जी, पहली बार देश के सांसदिक इतिहास में राष्ट्रपति अभिभाषण में ये उल्लेख कहा जाता है, थ्रू मैकॉलेस कॉन्स्पिरसीज a sense of inferiority was instilled among the people of India during the colonial period. Now, for the first time since independence, my government has shown the courage to strike a blow on this. ये पहली बार किसी सरकार ने colonization के ऊपर, मैकॉले के conspiracies के ऊपर, decolonization के ऊपर बात कही। This is the contrast of the last 2 years. This is the civilizational difference between the approach of the BJP and the Congress. अध्यक्ष जी, हम सुने कांग्रेस हमेशा कहते, अरे मनरेगा भी हमें शुरू किए थे, डीबीटी भी हमें शुरू किए थे, आधार भी हमें शुरू किए थे, ये सब हमें शुरू किए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जब मैं रिसर्च कर रहा था, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल कर, इनके रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट, इनके पूरे 10 साल के राष्ट्रपति अभिभाषणों में मेगावाट्स में लिखा जाता है। मेगावाट्स में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गीगावाट्स का ड्रीम ये देश में होता है। नेता बड़े थे, सोच छोटा था। ये कांग्रेस की असलियत। फर्क हम दोनों के बीच में बहुत। हिंदी के एक कवि के बात मुझे याद आ रहा है अध्यक्ष, सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है, सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर व नगीने में बड़ा अंतर है। अरे मुर्दा गड़ियों की तरफ वक्त बिताने वालों, सांस लेने में व जीने में बड़ा अंतर है। ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फर्क है अध्यक्ष जी। मैं एक और महत्वपूर्ण विषय जो देश के युवा शक्ति के साथ संबंधित है, उसके ऊपर मैं देश के ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, पिछले 10 साल में सबसे बड़ा जो चेंज देश में आया, जो मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से कठिन है। पैसा डाले तो बिल्डिंग्स हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लाईओवर्स बन जाते हैं, एयरपोर्ट्स बन जाते हैं, पर एक देश का, एक समाज का कल्चर चेंज करना,
एक बिहेवियरल पैटर्न में बदलाव ले आना, एक एस्पिरेशन में बदलाव ले आना, ये सबसे कठिन चीज होती है। अध्यक्ष जी, 10 साल पहले इस देश के युवा का एस्पिरेशन क्या होता है? सबसे अच्छे पढ़े लिखे नौजवान का भी एस्पिरेशन एक सरकारी रोजगार लेने का होता था। अगर किसी के पास सरकारी रोजगार नहीं मिला तब वो जाके प्राइवेट में काम करता था। इट वॉज लुक डाउन अपॉन। और तब वो प्राइवेट में भी जब उनको काम नहीं मिलता था तब एज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ अ लूजर वो बिजनेस करने के लिए जाता था। ये 10 साल पहले देश की स्थिति थी। पर आज देश के एस्पिरेशन बदलाव हो गया है, चेंज हो गया है। देश के युवा आज जॉब सीकर नहीं, आज जॉब गिवर बनना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन देश के बन गए। ये कल्चर में जो चेंज करने की बात है, इट इज वेरी रेयर। अध्यक्ष जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे मैं सांस्कृतिक विरासत के बारे में उल्लेख किया, वैसे ही स्टडी में 10 साल के यूपीए के भाषणों में एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी स्ट्रेंथनिंग, डीरेगुलेशन, डीक्रिमिनलाइजेशन, ऐसे 8-10 कॉम्बिनेशंस में मैं वर्ड सर्च किया 10 साल के भाषणों में। एक बार भी स्टार्टअप का जिक्र 10 साल में नहीं है। एक बार भी एंटरप्रेन्योरशिप का जिक्र 10 साल में नहीं है। एक बार भी डीरेगुलेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पीएलआई, ऐसे एक स्कीम का भी उल्लेख नहीं है। अध्यक्ष जी, the biggest change that we have seen in the last 10 years is Narendra Modi has given the young of India a new vocabulary of building India. आज देश के युवा एंजल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आईपीओ के बात कर रहे हैं, मुद्रा के बारे में, स्टैंड अप के बारे में, पीएलआई के बारे में, कंपनी को आईपीओ ले जाने में। ये 10 साल पहले देश के युवाओं के वोकैबुलरी में ही ये शब्द नहीं था। This change is what Narendra Modi Sarkar has brought to this country, and this is the difference that has come. अध्यक्ष जी, मैं वाइंड अप कर रहा हूं 1-2 मिनट में। कन्नड़ा में अध्यक्ष जी कहा जाता है, एक कवि ने बोला है, मूरु सागर नूरु मंदिर दैव सागरविद्ದರೆ, ಗಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಧುವಿದ್ದರೆ ಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯವಿದ್ದರೆ, ವೇದವಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ ಘನ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ದೇಶದ ಯುವಕರೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ। ये कन्नड़ा में एक कवि कहते हैं। इसका मतलब यह है अध्यक्ष जी, 3 सागर हो, 100 मंदिर हो, हजारों देवता हो, गंगा सिंधु हो, हिमालय पर्वत हो, वेद धरती हो, गौरवशाली परंपरा हो, लेकिन यदि देश के युवा सोए रहे, दिशाहीन भटकते रहे, तो इन सब का क्या अर्थ है? ये इसका मतलब है 10 साल तक देश के युवाओं को दिशाहीन कर दिए थे। 10 साल तक देश के युवाओं को जागृत करने के लिए प्रयास ही नहीं हुआ था। पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के युवा जाग चुके हैं। आज देश के युवा नए भारत बनाने का संकल्प कर चुके। अध्यक्ष जी 2 मिनट में समाप्त करता हूं, 2 मिनट में। अध्यक्ष जी, और एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय निकल कर आता है जब अध्यक्ष जी हम 10 साल के इनके भाषणों के ऊपर हम सर्च करते हैं। मैं 10 साल के भाषण में विकसित भारत का या डेवलप्ड इंडिया का या सुपर पावर इंडिया का क्या जिक्र है क्या, इसका भी मैं सर्च किया। 10 साल के इनके पूरे भाषणों में, 10 साल के इनके पूरे भाषणों में विकसित भारत का डेवलप्ड इंडिया का उल्लेख भी नहीं 10 साल के भाषणों में हुआ। देश के युवाओं के सामने एक डेवलप्ड इंडिया का, एक विकसित भारत का लक्ष्य तक ये लोग ने नहीं रखे थे अध्यक्ष जी। उसको हासिल करने का बात छोड़िए। ये फर्क है
जिसके हृदय में भारत के प्रति भक्ति होती है, ये विकसित भारत की उक्ति करती है। जिसके मन में जिसके नियत नहीं है, क्लियर नहीं है, उनका नीति भी ठीक नहीं होता है। अध्यक्ष जी, मैं अंत में आप सबको कंक्लूड करने से पहले मैं समझ सकता हूं आपका तकलीफ क्या है। मैं समझ सकता हूं आप सबका तकलीफ क्या है। मैं कोई पढ़ रहा था अध्यक्ष जी कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 95 डिफीट्स इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी का लगातार चुनावों में हो चुका है। 5 चुनाव आने वाला है। बंगाल के अपने सभी वरिष्ठ सांसदों ने भी बहुत तकलीफों में जुड़े। मैं राहुल गांधी जी को, इंडिया अलायंस को सेंचुरी का एडवांस कांग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं। बंगाल से, केरल से, तमिलनाडु से, हर जगह से भी आप खाली होंगे। हर जगह नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामने आ गई। अध्यक्ष जी, इंडिया टुडे इज ऑन द कस्प ऑफ अ न्यू इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन। पिछले 10 साल में हम फाउंडेशन करने का काम किए। इन द लास्ट 1 year, प्रधानमंत्री जी's reform express is going in all speed to promise the new generation of Indians a life, a quality of infrastructure, a quality of living that no generation in India has seen before.